बहुत खूबी से आपने मॉडरेट किया सेशन को। मैं बुलाना चाहूंगा विजय सरदाना जी को, जो हमारा सेकंड पैनल को डायरेक्ट करेंगे, मॉडरेट करेंगे, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे वार्तालाप करेंगे, जो चर्चा हुई है अभी तक। जैसे रिक्वेस्ट किया हमारे हमारे प्रोफेसर साहब ने, मॉडरेटिंग इंडस्ट्री की जो परेशानियां थी उनको सामने लेकर आए। अब वो परेशानियों के समाधान जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स की चर्चा करेंगे। विजय जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू। इस समय जो हमने अभी तक सुना, हमारे पॉलिसी मेकर्स के साथ इंडस्ट्री के फीडबैक मिले, किस तरह से चर्चा हुई, अब अल्टीमेटली समस्या का समाधान भी होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आज हम जब पोल्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम एक पोल्ट्री एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेरा ये मानना है कि हमेशा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। क्योंकि जो इकोनॉमिक थ्रेट है हमारी पोल्ट्री में, हमारी जो इकोनॉमिक थ्रेट है वो है डिजीज। और जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो साइंटिफिक रास्तों से आएगा, जिसको पॉलिसी मेकर्स एनफोर्स और इंप्लीमेंट करेंगे। ये हमें इस कॉन्टेक्स्ट में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए जो नेक्स्ट पैनल है, जो ये पैनल है जिसकी मेरे को मॉडरेशन की जिम्मेवारी दी गई है, ये हिंदुस्तान का शायद सबसे सटीक पैनल होगा इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। क्योंकि इस सेक्टर के बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स हमारे साथ हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे को रास्ता दिखाएं, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम जो भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भारत की अगर इकोनॉमी बढ़ानी है और उसमें पोल्ट्री को योगदान करना है, तो किस तरह से साइंटिफिक सिस्टम पोल्ट्री को एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकता है। और जैसा पहले पैनल में कहा गया कि साहब रिस्क बहुत ज्यादा है, अनरिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। जितना हम रिस्क कम करेंगे, अनरिलायबिलिटी कम करेंगे, उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ये एक इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमारे साथ जो पैनल में लोग जुड़े हुए हैं, मैं पहले उनका एक जल्दी से परिचय दे देता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर एस के गर्ग साहब, जो काफी सीनियर वायरोलॉजिस्ट हैं, वाइस चांसलर रहे हैं। इस समय जो भारत सरकार की टास्क फोर्स है जो बीमारियों पे ध्यान रख रही है, डिजीज मॉनिटरिंग के लिए, वैक्सीन कंट्रोल के लिए, पोल्ट्री में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस तरह से सर्वेलेंस है, सेरो सर्वेलेंस की हम लोग बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब इसमें एक बहुत बड़े, डॉक्टर गर्ग एक अथॉरिटी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुरेश हनगोपालन भी भारत सरकार के अंदर रहे कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री, उनको पूरा पता है देश की स्थिति क्या है। और आज भी वो चीफ वेटनरी ऑफिसर हैं, बहुत बड़ा उनका इंटरनेशनल नेटवर्क है, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे ये बीमारियां कंट्रोल की जाती हैं बाकी देशों में, उनकी चर्चा हम उनसे करेंगे। हमारे साथ पैनल में है डॉक्टर अशोक कुमार, एडीजी है लाइव स्टॉक के, जो वेटनरी पब्लिक हेल्थ का फोकस करते हैं, और चेयरमैन है रिस्क असेसमेंट कमेटी के फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डॉक्टर अशोक कुमार जी हैंडल कर रहे हैं, कि आफ्टर ऑल हम पोल्ट्री जो पैदा कर रहे हैं वो कोई लैब में रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार के लिए हो रहा है। और उस व्यापार के अंदर किस तरह से हम पोल्ट्री सिस्टम को डेवलप करें, बीमारी कैसे रोकें, क्या तरीके हैं, उनकी चर्चा डॉक्टर साहब से करेंगे। और डॉक्टर ए के तिवारी, जो हमारा एक रिसर्च स्टेब्लिशमेंट है पोल्ट्री का, जिसको हम मक्का मदीना हम कह सकते हैं अपनी पोल्ट्री के लिए, केरी की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वायरोलॉजिस्ट हैं, किस तरह से हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, ताकि हमारा जो वैक्सीन टेस्टिंग है, जो बाकी बातें हो रही थी, किस तरह से हम एक अच्छी वैक्सीन बना सकते हैं हिंदुस्तान में, और कैसे उसको एनफोर्स किया जाए। जैसे कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे टेस्टों की जरूरत होती है जब उससे पहले की वैक्सीन को एलोकेट किया जाता है हर मास एप्लीकेशन के लिए। और उसके साथ डॉक्टर महाजन, जो अपने आप में एक अथॉरिटी है पोल्ट्री डिजीज को लेके, बहुत सारा काम उन्होंने, 4 डिकेड, करीब 40 साल का अनुभव है उनका इंडस्ट्री में, रिसर्च में, और मेंबर है एम्पावर्ड कमेटी के, जहां पे डिजीज मॉनिटरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि इन 5 लोगों से ज्यादा अच्छा पैनल इस समय के लिए नहीं हो सकता था, इस मुद्दे पे नहीं हो सकता था। मैं सबसे पहले आऊंगा डॉक्टर गर्ग साहब के पास। डॉक्टर गर्ग साहब, अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारे किसान और इंडस्ट्री ने एक बात कही कि साहब हमारे को, मैं बिल्कुल जो किसान की भाषा है, किसान की चुनौती है, मैं उसकी बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा इस डिस्कशन को साइंटिफिक नहीं करूंगा, क्योंकि हमें किसानों को रास्ता ढूंढना है कि हमारी समस्या का रास्ता क्या है। क्योंकि साइंटिफिक अगर आप बात भी करेंगे तो शायद बहुत सारे किसान और मेरे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साइंटिफिक नॉलेज को किसान तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि उसकी समस्या का समाधान हो। और इस समय जैसा हमने पिछले पैनल में देखा, हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री के साथियों ने बोला कि साहब पोल्ट्री के अंदर 20% करीब नुकसान हो जाता है। मतलब अगर हम 1.25 करोड़ की मुर्गी उत्पादन की बात करते हैं तो हम करीब 50,000 करोड़ का ऑन एन एवरेज 40 से 50,000 करोड़ के नुकसान की हम बात कर रहे हैं। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, किसानों के लिए तो है ही है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चुनौती है। हम देश में रोजगार नहीं पैदा कर पाते, लोगों का न्यूट्रिशन एश्योर नहीं कर पाते, और उससे रिलेटेड कई सारे फैक्टर है, आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो डॉक्टर गर्ग, मेरा ये कहना है आपसे कि आप ये बताएं कि आपके हिसाब से एज ए सीनियर वायरोलॉजिस्ट ये जो समस्याएं हैं जो किसानों ने अपने सामने रखी, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, किस तरह से हम हिंदुस्तान की पोल्ट्री को डिजीज फ्री करें। और खासकर जैसे कहा गया कि साहब वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है, उसके लिए तो वैक्सीन ही है, तो जो वायरल डिजीज आती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर एस के गर्ग साहब। Thank you, Dr. Sadhna साहब. In fact, before I come to this, मैं एक 2 मिनट के लिए ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज से करीब 10-12 साल पहले मुझे रायपुर आने का मौका मिला और पहली बार मैंने बहादुर अली साहब का फार्म देखा और मुझे लगा कि बहुत बढ़िया फार्म उन्होंने डेवलप किया है। और कुछ समय पहले 2-2.5 साल पहले ही इन्होंने एक इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज किया था वहाँ अपने यहाँ, जिसके अंदर साइंटिस्ट भी थे, पॉलिसी मेकर्स भी थे, रिसर्च के स्टूडेंट्स भी थे और टीचर्स भी थे। दैट वाज इंटरेक्शन कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये मैं समझता हूँ दूसरी बार ऐसा हुआ है। तो मैं बहादुर भाई को पहले तो उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और दूसरे मैं उन्हें बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने पोल्ट्री इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में जो योगदान दिया है वो सही माने में बहुत सराहनीय है। इसके बाद जो आज अभी हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है कि बीमारियां जो हैं वो पोल्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जैसे मान लीजिए कोरोना का हुआ और उसमें वैक्सीन डेवलप हो गई, और यहाँ पे मजे की बात यह है कि हर डिसीज के लिए वैक्सीन का डेवलप कर लेना इतना आसान कार्यक्रम नहीं है। जैसा कहा भी गया कि भाई अगर उसमें म्यूटेशन होता है एवियन इन्फ्लुएंजा के अंदर, तो एवियन इन्फ्लुएंजा के अंदर जो म्यूटेशन आरएनए वायरसेस में म्यूटेशन होता ही ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो मेरा एक सोच ये है कि इस देश के अंदर जो अगर हम डिसीजेस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें जिनसे हमारे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, और उस तरीके की स्पेशलाइज्ड लैब्स हों जहां पर इनकी डायग्नोसिस भी हो और जो इटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं उन पर पूरी तरीके से स्टडी करके और फिर वैक्सीन डेवलप की जाए या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स डेवलप किए जाए, ये बहुत आवश्यक है। ये आप जो बात कह रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ का नुकसान हमारा खाली एवियन इन्फ्लुएंजा से होता है, अगर एवियन इन्फ्लुएंजा से इतना नुकसान होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कि एक ऐसी लैब एस्टेब्लिश करें जिससे कि हमें इन डिसीजेस की डायग्नोसिस तुरंत हो जाए। जैसा कहा भी गया और लोगों ने भी इस बात को कहा कि बहुत तेजी के साथ हमें इसकी डायग्नोसिस करनी चाहिए। मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, हम शायद ये सोचते हैं कि किल्ड वैक्सीन बहुत तेजी के साथ डेवलप हो सकती है, ऐसा नहीं है। किल्ड वैक्सीन डेवलप तो होती है, लेकिन किल्ड वैक्सीन विशेष रूप से वायरस की जब आप बनाते हैं तो प्रोटीन की मात्रा हम उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कई दफे वो इफेक्टिव नहीं होती है। और दूसरी वैक्सीन जो बनती हैं, तो मेरा मानना यह है कि हमारे देश के अंदर विशेष रूप से वैक्सीन्स की क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी एक संस्था होनी चाहिए, या हमारे डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स हैं उनके क्वालिटी कंट्रोल भी एस्टेब्लिश होने चाहिए, जिससे कोई भी कंपनी कोई भी कुछ बनाए उसका ये पता लगे कि वो किस हद तक इफेक्टिव है। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूं।
हम लोगों ने जब ये कोरोना का हुआ तो आपने देखा कि बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस आई। अभी 2-3 महीने पहले मैं हैदराबाद में था, एक कंपनी थी जिसने इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के लिए, न्यूकैसल डिसीज के लिए और एग ड्रॉप सिंड्रोम के लिए कोई ऐसा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाया, और उसको उन्होंने काफी जगह ट्राई भी किया, और उनका ये मानना था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है वो कंपनी अपना प्रचार कर रहे हो, प्रसार कर रहे हो, मैं उनका एस्टेब्लिशमेंट देखने भी गया। मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हमें उस चीज को भी देखना चाहिए। तीसरी चीज जो डॉक्टर प्रवीण मलिक ने कही और बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग जो फीड इस्तेमाल कर रहे हैं उस फीड में एंटीबायोटिक्स का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से फार्मर्स कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये जो हमारा मीट है ये एक्सपोर्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आज हमारे पास मेथड्स हैं जहां फीड के अंदर बगैर एंटीबायोटिक्स के भी इन बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। यू नो इट कि ये चीजें इसके साथ दी जा सकती हैं। उनकी भी ट्रायल्स, उनकी भी प्रॉपर एप्रिसिएशन हमें करना चाहिए और उसे देखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री लगभग अगले 5 साल में दुगनी प्रगति कर लेगी। जहां तक एग प्रोडक्शन है, मीट प्रोडक्शन है, ये होगा निश्चित रूप से। लेकिन अगर ये चीज है उसको सपोर्ट करने को मिल जाए, देखिए कोई मान लीजिए वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हम उन वायरल प्रोटीन्स को उठा करके उस वेक्टर में डालते हैं जिसकी वजह से कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है और वो वैक्सीन इफेक्टिव हो जाती है। ये कार्यक्रम हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सारी लैब्स हैं जो इस तरीके के बायोटेक्नोलॉजिकल वर्क कर सकते हैं। और अब देखिए हर कठिनाई में कुछ न कुछ ऐसी चीज निकल करके आती है। कोरोना के केस में हमारी जो वैक्सीन डेवलप हुई हैं वो सारे बायोटेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन से ही आई हैं, और यहाँ हम पोल्ट्री में वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन से कर सकते हैं, वेक्टर वैक्सीन, एंड दे विल बी वेरी इफेक्टिव प्रोवाइडेड द एपिटोप्स हैव बीन सेलेक्टेड प्रॉपर्ली। वो ढंग से उनका सिलेक्शन करना आवश्यक है। इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज की आवश्यकता होगी। तो मैं ये कहना चाहता था, और अगर कोई और सवाल हो तो मैं आई वुड लाइक टू एड्रेस इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एक भरोसा निकला कि हम बायोटेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन से जो रिक्वायर्ड वैक्सीन है हम उनको डेवलप कर सकते हैं, और जो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए भारत सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए।